नमस्कार, मैं हूं वर्तिका। आप हैं एशियाविल हिंदी के साथ। सरकार के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जेएनयू से रिटायर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर अरुण कुमार। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते जी सर, सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली बार जब इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच देश को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, इस बारे में जब पहले राहत पैकेज से पहले जब अपनी बातचीत हुई थी, तब आपने कहा था कि देश में युद्ध से बुरे हालात पैदा हो गए हैं। अभी फिलहाल जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 5 किश्तों में 20 लाख करोड़ रुपए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो राहत पैकेज की घोषणा की है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि केवल कहने के लिए 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज है, असल में ये इससे काफी कम है। इस राहत पैकेज से आपको असल में अर्थव्यवस्था को, लोगों को कितनी राहत मिलती दिखती है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक पैकेज है, इसको राहत पैकेज तो नहीं कहना चाहिए। तो सरकार ने घोषणाएं की हैं और जो भी घोषणाएं की हैं सरकार ने की हैं, उसके पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की हैं, वो सब मिला के निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि करीब 21 लाख करोड़ रुपए का होता है। तो 21 लाख करोड़ रुपए ये नहीं कि वो राहत मिल रही है, हाँ? वो एक पैकेज है जो जैसे कि कहा गया कि बिजनेस को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो सवाल ये कि जब घर में आग लगी हो तो हम कहें कि हम अब दमकल घर बनाएंगे और हम जो ये फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट और खरीद लेंगे, तो अभी तो आग तो जब फिर भड़क पड़ेगी। तो जो राहत चाहिए थी, क्योंकि इस समय जो करोड़ों जो लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है, जिनके पास खाने पीने को नहीं है और वो पलायन कर रहे हैं इस गर्मी में, बच्चे को गोदी में रखे हुए, सिर पे बोझा लगाए हुए, पैर में टूटी फूटी चप्पल लिए, तो ये जो करोड़ों लोग हैं जो जो इस समय एक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, उनको राहत सबसे पहले देनी चाहिए थी और उसके बाद फिर कुछ और सोचना चाहिए था। तो इस पैकेज में वहां पे राहत मिलती नहीं दिख रही है जिसको कि सबसे ज्यादा जरूरत थी। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम कोई भी एडवर्सिटी, कोई भी बुरा समय, उसमें देखें कि क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वो अपॉर्चुनिटी तो ये उनको दे रहे हैं जो कि बिजनेस में हैं, उनको तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जो कि जो परेशान हैं, जो कि मतलब भूखे प्यासे हैं। तो ये मेरा मानना है कि ये पैकेज है, रिलीफ नहीं है। पैकेज है, रिलीफ नहीं है। और आपने कहा कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय, उनके लिए सरकार ने फौरी तौर पर कुछ खास इंतजाम नहीं किए हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि जो प्रवासी मजदूरों के नाम पर 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है मनरेगा के लिए, और ये उनको ध्यान में रख के किया गया है, और कहा गया है कि लगभग 300 करोड़ के परसेंटेज की इसमें मदद होगी। ये क्या आपको लगता है कि प्रवासी मजदूरों को कितना इससे फायदा पहुंचेगा, ये मनरेगा की रकम के जो 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है इससे? देखिए, ऐसा है कि अगर जो कुछ आंकड़े आ रहे हैं, CMI बता रहा है कि करीब 13 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, उनका काम धंधा बंद हो गया। गांव में भी सुनने में आ रहा है कि अभी काम पूरा नहीं मिल रहा है। और मेरा अनुमान है, क्योंकि ये अभी बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं, तो CMI के आंकड़ों में वो सब अभी काउंट नहीं हुए होंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि करीब 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनका काम चला गया होगा, वो चाहे अभी काउंट हो या ना काउंट हो, पर 20 करोड़ के करीब। क्योंकि आप देखिए, उत्पादन तो रुक ही गया है। इस समय 25% से ज्यादा उत्पादन हुआ ही नहीं लॉकडाउन के पीरियड में। तो 75% जो उत्पादन कम हुआ वो ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में हुआ, और असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं। तो अगर ये सब आप जोड़ें तो कम से कम 20 करोड़ लोगों का तो मतलब काम खत्म हो गया। और ये वो लोग हैं जिनके पास की बचत नहीं होती, सेविंग नहीं होती, और इसलिए वो अपना जो निर्वाह नहीं कर सकते, जीवन निर्वाह, वो एसेंशियल्स खरीद नहीं सकते, खाना पीना खरीद नहीं सकते। ज्यादा ज्यादा एक हफ्ता, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इतना ही का उनके पास होता है बचत। तो इसलिए वहां पे भुखमरी है। तो ये जो लोग हैं ये गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। तो देखिए, हमारे यहाँ गरीबी वैसे ही ज्यादा थी, और ये 50% लोग और उनका परिवार मिला के 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। अब ये 80 करोड़ लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं, तो इनको मदद मिलनी चाहिए, इनको खाने पीने का मिलना चाहिए, इनको जो बाकी और
साधन जो मिनिमम है वो मिले। तो अगर आप वर्ल्ड बैंक की एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन लें कि $1.9 प्रति व्यक्ति प्रति दिन, और ये मान लें कि हम वो वर्ल्ड बैंक की लाइन से नहीं जाएंगे, उसका आधा देंगे सिर्फ, तो मतलब कि $75 प्रति डॉलर के हिसाब से हम सिर्फ $70 देंगे, यानी कि $2,000 प्रति माह प्रति व्यक्ति चाहिए, यानी परिवार के लिए 8,000 10,000 रुपए प्रति माह चाहिए। तो ये अगर 80 करोड़ लोगों को हम इतना देंगे तो हमें चाहिए 18 लाख करोड़। तो 18 लाख करोड़ के उसमें अगर हम 40,000 मनरेगा में डाल दें, कुछ और जो हमने मतलब दे दिया, 5 किलो चावल या जो ये अनाज दे दिया या 1 किलो दाल दे दी, तो वो तो कहीं 18 लाख करोड़ के कंपैरिजन में तो कुछ आता ही नहीं हो, तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो इसलिए जो भी प्रावधान किए गए हैं, जो 20 लाख करोड़ रुपए, उसमें सबसे पहले तो इनको देना चाहिए था 18 लाख करोड़ रुपए, और उसके बाद फिर जो छोटे बिजनेस हैं वो फेल ना करें, क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में फेल कर गए हैं, क्योंकि उनके पास वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया है। तो ये जो एमएसएमई का उन्होंने कहा है, तो एमएसएमई भी मतलब एमएसएमई में 6 करोड़ होते हैं बिजनेस जो छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो। तो ये एमएसएमई का पैकेज भी मुझे लगता है स्मॉल और मीडियम के लिए है, माइक्रो में नहीं जा पाएगा। तो जहाँ पे असली में परेशानी है, माइक्रो यूनिट जो 6 करोड़ जो बंद हो गए, उसकी जगह ये 6 लाख जो स्मॉल और मीडियम है उनको भी जरूरत है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि उनको नहीं बचाना चाहिए, पर सबसे ज्यादा मदद तो जो माइक्रो सेक्टर के 6 करोड़ यूनिट्स हैं वहां पे मदद की जरूरत थी। उनके लिए क्या किया जा रहा है, कहा जा रहा है शिशु जो मुद्रा में लोन था वहां पे हम कुछ करेंगे, पर हमने देखा कि वहां पे ज्यादा कुछ हो नहीं पाता ये माइक्रो यूनिट्स के लिए। तो हमने जो एमएसएमई की जो डेफिनेशन रखी है, जो एमएसएमई की डेफिनेशन है, उसमें हमने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम को एक साथ जोड़ दिया, जबकि सारे जो पॉलिसी होते हैं वो स्मॉल और मीडियम के लिए होते हैं, माइक्रो का उसमें कहीं नामो निशान नहीं आता। और अब हम क्या कर रहे हैं कि वो प्रावधान ही बदल दे रहे हैं। अब हम सारे स्मॉल को भी वो माइक्रो में जोड़ देंगे, तो माइक्रो को नहीं मिलके स्मॉल को मिल जाएगा, मीडियम को मिल जाएगा। माइक्रो बेचारा जो 6 करोड़ यूनिट्स हैं वो तो वैसे के वैसे ही परेशान रहेंगे, और वहीं पे सबसे ज्यादा रोजगार है, उसमें कम से कम और नहीं तो 10-11 करोड़ का रोजगार है। तो अगर वहां पे शुरुआत नहीं होती, वहां पे परेशानी बनी रहेगी, तो वो कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसमें पैकेज में जो किसान है, जो अब जिसकी नौकरी चली गई, जो एमएसएमई में माइक्रो सेक्टर है, वहां पे कुछ खास नहीं हो रहा है। जी, तो यहाँ पे क्योंकि आपने कहा फिलहाल कि ये जो एमएसएमई की खास करके परिभाषा बदली गई, जहाँ पे 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए के कारोबार वाली इकाइयां को माइक्रो इंडस्ट्री में डाल दिया गया है, लेकिन असल में जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं या माइक्रो इकाइयां हैं वो उनसे बहुत छोटे छोटे जो लेवल पे शायद कारोबार करते थे या बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट पे जो लोग काम करते थे, उन पर खाली माइक्रो की परिभाषा रखी जाती थी, और यहाँ पे अब परिभाषा बदलकर कहा जा रहा है कि 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ के टर्नओवर वाली इकाइयां भी अब लघु उद्योग में आएंगी। और जैसा आपने बोला कि एक्चुअली में जो फायदा मिलने वाला होगा वो माइक्रो में ना जाके इसकी वजह से स्मॉल इंडस्ट्रीज में चला जाएगा। और ये जो एमएसएमई सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ का जो प्रावधान सरकार ने किया है, इसका असल फायदा जो इस समय सबसे ज्यादा कहें कि हाशिए पर है अर्थव्यवस्था के, वो माइक्रो इंडस्ट्रीज, उनमें काम करने वाले लोग जो सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, उस क्षेत्र को बड़ा एक नुकसान यहाँ पे होता दिखता है। और ये 6 करोड़ नुकसान नहीं कहूंगा, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, और ये हमारी नीतियां हरदम ध्यान नहीं देती, जो खासकर असंगठित क्षेत्र और माइक्रो होता है। हमारी जो प्लानिंग होती है वो सारी ऑर्गेनाइज सेक्टर या स्मॉल और मीडियम की होती है। मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा कि एमएसएमई में जो 6 करोड़ के करीब यूनिट्स हैं, उसमें 99% माइक्रो यूनिट्स हैं, सिर्फ 1% स्मॉल और मीडियम है, 6 लाख। ओके, और उसमें 97% उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है माइक्रो सेक्टर में, और उसमें एवरेज में 1.7 लोग होते हैं काम करने वाले, और जो उसका एवरेज कैपिटल होता है वो ज्यादा 6-7 लाख रुपए का होता है ऑन एन एवरेज, और जो छोटे होते हैं उनमें तो 1-2 लाख रुपए का होता है। अभी तक 25 लाख रुपए की लिमिट थी, तो जो हम अभी कह रहे हैं कि 1 करोड़ तक हो जाएगा और 5 करोड़ का टर्नओवर, वो तो माइक्रो यूनिट से कम 10-20 गुना ज्यादा बड़े की हम बात कर रहे हैं। तो वो वहां तक जो माइक्रो यूनिट है वो एकदम मार्जिनलाइज हो गया, और यही हमारी नीतियां रही हैं पिछले 70 साल से कि जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते।
अब एमएसएमई को भी हमें सेपरेट कर देना चाहिए, माइक्रो के लिए अलग नीति, स्मॉल और मीडियम के लिए अलग होनी चाहिए। ये मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूँ, पर अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और जो भी पॉलिसी होती है वो सिर्फ स्मॉल और मीडियम के लिए हो जाती है और कह देते हैं कि हमने एमएसएमई की तरफ जो कर दिया है। जी, बिल्कुल। आप सरकार को यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो एक्चुअली जो माइक्रो यूनिट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनके लिए नीतियाँ बिल्कुल अलग होनी चाहिए स्मॉल इंडस्ट्रीज से और मीडियम इंडस्ट्री से, क्योंकि उनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है माइक्रो यूनिट्स की कंपैरिजन में। यहाँ पे हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, उनको हम एक बार फिर से बता दें कि हम यहाँ पे सरकार ने जो फिलहाल राहत पैकेज दिया है लगभग 20 लाख करोड़ का, जो बात की जा रही है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। और हमारे साथ यहाँ पे इस बारे में मौजूद हैं बात करने के लिए जेएनयू से रिटायर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर अरुण कुमार। आप इस बातचीत को शेयर कर सकते हैं अपने साथ के लोगों के साथ, या फिर उन लोगों के साथ जो अर्थव्यवस्था में रुचि रखते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि क्या जो घोषणाएं हुई हैं उनसे जमीन पर कितना असर पड़ेगा, और जो लोग इस समय सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं लॉकडाउन की और अर्थव्यवस्था में मंदी आने की, उन लोगों को कितना फायदा इससे पहुंचेगा। सर, यहाँ पे अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय हेल्थ सबसे एक मेजर इशू है कंसर्न का, और ऐसा माना जा रहा है कि पेंडेमिक आने के बाद में माना जा रहा था कि पेंडेमिक आने के बाद में सरकार हेल्थ सेक्टर पर खास करके ध्यान देगी प्रमुखता से, क्योंकि काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी हेल्थ सेक्टर पे अधिक जीडीपी रखने की और अधिक इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन कोरोना वायरस आने के बाद माना जा रहा था कि जब कभी भी सरकार अब एक बड़े नीतिगत फैसले लेगी उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र का खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिलहाल इस पैकेज में, क्योंकि आपने कहा कि राहत पैकेज नहीं, ये पैकेज है, और जिसमें इस पैकेज में 15,000 करोड़ रुपए का जो आवंटन किया गया है स्वास्थ्य क्षेत्र में जो सरकारी खर्च का, ये आपको फिलहाल कितना आपको लगता है कि इस समय स्वास्थ्य क्षेत्र की जरूरतों को पूरा कर पाएगा? और इसमें ये भी कहा गया है कि हर जिले में संक्रामक रोग सेंटर बनाए जाएंगे, और इसी बजट में से कहा गया है कि ये पैसा राज्यों को जो जरूरी मेडिकल सप्लाई है उसके लिए भी यूज आएगा, और ये पैसा टेली कंसल्टेशन सर्विसेज में भी यूज होगा। तो ये 15,000 करोड़ आपको कितना, आपको लगता है कि काम होगा, या कितना काम चल सकेगा इस 15,000 करोड़ से स्वास्थ्य क्षेत्र का? जैसे आपने बताया, ये 15,000 करोड़ रुपए तो बिल्कुल ही पर्याप्त नहीं है। इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि हमें आइसोलेशन सेंटर्स बनाने हैं, हमें टेस्टिंग फ्री करनी है, और टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। और बिना टेस्टिंग और ट्रेसिंग किए हम ओपनिंग अप कर देंगे तो वो भड़क पड़ेगा, जैसे कि इस समय ब्राजील में हो रहा है कि वहाँ पे भड़क पड़ा है और बहुत तेजी से वहाँ पे भड़क रहा है। अमेरिका में भी कुछ यही गलती की थी, हालांकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही व्यापक है, लेकिन फिर भी उन्होंने देरी कर दी थी, और देरी करने से अब ये हुआ कि सबसे ज्यादा ये रोग वहीं पे फैला है, सबसे ज्यादा मौतें वहीं पे हुई हैं। तो हमारे यहाँ भी अभी तक उतना नहीं फैला है जितना है, पर ये फैलता जा रहा है। इस समय नंबर काफी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें जो 2 महीने मिले थे उसमें पूरी तैयारी करनी चाहिए थी, जिससे कि हम आइसोलेशन सेंटर बना सकते, टेस्टिंग बढ़ा सकते, जो हमारे फेस मास्क चाहिए, जो हमें जो प्रोटेक्टिव गियर चाहिए, जो हमारे मशीन चाहिए, वेंटिलेटर वगैरह, उसकी तैयारी पूरी करनी चाहिए थी। अभी खबरें आ रही हैं कि जगह जगह से कि दिल्ली से, बंबई से, कि लोग जो बीमार हो रहे हैं वो जब अस्पताल जा रहे हैं तो उनको जब बिस्तरा नहीं मिल रहा है, उनको जो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, और वो सड़क पे ही दम तोड़ दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया 2 महीने का लॉकडाउन का अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने का। उधर प्राइवेट सेक्टर हमारा इसमें जो कामयाब नहीं हो रहा है, वो लोगों को ले ही नहीं रहा है। तो हमें तो एक हेल्थ सिस्टम को टोटल में मिला के देखना चाहिए था। अब हम जैसे स्पेन ने किया कि प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा है और जो देश में बीमारी भड़क रही है तो हमको जो सारी जो फैसिलिटीज यूज करनी चाहिए। तो इसलिए हमें प्रावधान तो कम से कम 10 गुना ज्यादा रखना चाहिए था, जिससे कि टेस्टिंग बढ़ाएं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाएं, जो आइसोलेशन सेंटर्स बढ़ाएं, और ये सारी काम मतलब 2 महीने में हो जाने चाहिए थे। और आगे के लिए हमें इसकी चेतावनी है कि ये ऐसे मतलब अभी भड़कता रहेगा, सेकेंड वेव भी हो सकता है। तो इसलिए अभी तो बहुत जबरदस्त तुरंत ही हमें इन्वेस्टमेंट करके सब चीजों को बढ़ाना चाहिए था। तो ये बहुत ही कम आंकड़ा है। पर मैं कहूंगा कि ये जो ओवरऑल पैकेज है वो एक प्रो बिजनेस पैकेज है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम
एडवर्सिटी में से अपॉर्चुनिटी ढूंढें। तो अपॉर्चुनिटी गरीब के लिए नहीं है, अपॉर्चुनिटी हेल्थ फैसिलिटी के लिए नहीं है, वो है कि बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। तो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दें, डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर आ जाए, ये सब चीजें तो लॉन्ग टर्म में की जा सकती थी। उनका अभी कोरोना से या कोविड-19 से क्या लेना देना है। तो जहां पे फोकस होना चाहिए था, मुझे लगता है सरकार का जो पैकेज है उसमें फोकस जो होना चाहिए था वो फोकस नहीं है। जो 3-4 चीजें अहम थी सिर्फ उस पर फोकस करके 20 लाख करोड़ खर्च करते। जैसे मैंने कहा, गरीब के लिए 18 लाख करोड़ रुपए की जरूरत थी, 20 लाख करोड़ रुपए को आपने इधर उधर कर दिया, उसमें लोन दे दिया। अच्छा, लोन तो तब होगा जब बिजनेस काम करेगा। अगर बिजनेस ही ठप पड़ा हुआ है तो अभी लोन लेके वो करेगा क्या, वो और लोन नहीं लेगा। तो इसलिए जब बिजनेस रिवाइव होगा लॉकडाउन के बाद, उस समय ये सब अनाउंस करना चाहिए था। अभी तो अनाउंस करना चाहिए था कि जो आपने सही कहा कि हेल्थ का है, फिर उसके बाद ये रोजगार का है, फिर उसके बाद है कि जो लोगों को जो भुखमरी है वो कैसे जो डील हो। ये 3-4 जी चीजें जो अहम चीजें थी, इन्हीं पे सिर्फ फोकस होना चाहिए था। हमने डिफेंस भी ले आए, स्पेस भी ले आए, एटॉमिक एनर्जी भी ले आए। अभी एटॉमिक एनर्जी का और स्पेस का अभी की जो परेशानी है उससे क्या है, ये जो भी कदम उठाए जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में है या मीडियम टर्म में। अभी क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि हम घर में आग लगी है और हम कहें कि दमकल गृह बना देंगे, हम दमकल और खरीद लेंगे, तो वो तो बाद की बात है। अभी तो आग लग के जो घर जल जाएगा। तो अभी के लिए पैकेज जो चाहिए था, जो एक रिलीफ पैकेज होता। जी। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि सरकार कई लंबे समय से जो काम करना चाहती थी, लंबे समय से जो सरकार की एक स्ट्रैटेजी में थे, वो काम कोरोना वायरस और लॉकडाउन और इससे उपजी परिस्थितियों के नाम पर पुश किए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पहले भी बजट में कई आइटम थे जैसे फिशरीज वगैरह वाले, उनको दोबारा जो है अब ले आए हैं इस समय। पहले नहीं इम्प्लीमेंट हुए, कई सारी चीजें जो हो जानी चाहिए थी, जो पहले के 2-3 बजट में अनाउंस की गई थी। और फिर जो एजेंडा 2014 से था कि हम लेबर रिफॉर्म करेंगे, लैंड रिफॉर्म करेंगे। पर सवाल ये है कि लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म तो बहुत लंबे समय में होता है, वो कोई तुरंत तो हो नहीं जाता है। और अभी जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो उसका कोई असर भी नहीं पड़ेगा कि ये आपका लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म। अभी तो जी इंडस्ट्री इस समय इतना जो क्राइसिस में है कि वो और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। आप उसको चाहे लैंड रिफॉर्म कर दें, लेबर रिफॉर्म कर दें। फिर दूसरी बात है कि लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म्स कोई जो हमारी इंडस्ट्री को रोक नहीं रहा है। देखिए, बिना लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म हुए 2004 से 2008 के बीच में रेट ऑफ ग्रोथ हमारा 8%, 9% हो गया था। तो ऐसा नहीं कि लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म हमारे ग्रोथ के उसमें आ रहा है ना। उस समय हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी। तो ये तो एक बहाना है कि जो आज का बहाना इस्तेमाल करके और बिजनेस के लिए हम लैंड रिफॉर्म कर दें, लेबर रिफॉर्म कर दें, लॉज का कर दें, ये सारे जो 4L जो अनाउंस किए प्रधानमंत्री जी ने। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये सारा फोकस को डाइवर्ट कर रहा है और बिजनेस अभी दोबारा स्टार्ट नहीं होने वाला। तो अभी ये सब करने की जगह जो फोकस होना चाहिए था, वो फोकस ना होके हम इधर उधर की बात कर रहे हैं जिसका अभी कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। और अगर जी अर्थव्यवस्था और ध्वस्त हो गई, समाज टूट गया, तो ये लॉन्ग टर्म का लेबर रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, इससे क्या होगा। फिर जो आपने लेबर रिफॉर्म जैसे कई स्टेट्स ने लागू भी करने शुरू कर दिए, यूपी ने, मध्य प्रदेश ने, तो इससे तो क्या है, लेबर का प्रोटेक्शन और कम हो जाएगा। लेबर वैसे ही परेशान है, लेबर भाग रहा है क्योंकि वो परेशानी की हालत में है। और उसको पता लगेगा कि अब उसको जो उसका मतलब ये लेबर रिफॉर्म सो कॉल्ड, इससे और भी उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। फिर अगर ये आप देखें कि अधिकार उसके कम हो जाएंगे। हाँ, और अगर आप देखें कि उनकी उससे आमदनी में कटौती होती है, जैसे कि कई जगह हुआ है, तब तो हमारे यहाँ डिमांड और भी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये लेबर रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म वाली बात तो भी भूल जानी चाहिए। जब समय होगा बाद में, जब अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पे आएगी 2 साल 3 साल में, तब उस समय इसकी बात होनी चाहिए। अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला, बाहर से कोई विदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला, क्योंकि विदेशों में भी कंपनियां डूब रही हैं, बहुत सारी कंपनियां परेशानी में हैं। तो वो अभी अपना कहीं चाइना से लेके इंडस्ट्री कहीं और शिफ्ट करने की हालत में ही नहीं होंगे। वो चाइना में अगर जी ऑपरेट करना शुरू करेंगे तो वहीं पे करेंगे। वो ऐसा नहीं कि वो तुरंत शिफ्ट करने लग जाएंगे। या अमेरिका में ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि कहीं शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, अमेरिका वापस आओ। तो कोई ऐसा भी नहीं कि जब बाहर से, विदेश से अमेरिकन कैपिटल आ जाएगा या जापानीज कैपिटल आ जाएगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट का महज 5% बाहर से आता है, 95% तो हमारा है। और वही जीरो हो गया है। अगर आपका 95% जीरो हो गया है, वो किस तरह से दोबारा रिवाइव करे, उसको आपको जी सोचने की बात है। तो इसलिए हम लोग जी इधर उधर की बात कर रहे हैं, जो फोकस होना चाहिए वो फोकस खो दिया है हमने। जी।
यहाँ पर आपसे अगला सवाल ये जानना चाहेंगे कि जैसा आपने भी अभी प्राइवेटाइजेशन की बात की कंपनियों की, और ये कहा जा रहा है कि जो देश में बेरोजगारी है वो लगभग 35% तक हो सकती है, और करीब आपने बताया कि 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं, और करीब बहुत से लोग गरीबी की रेखा से नीचे जा सकते हैं। जीडीपी में कहा जा रहा है कि लगभग 10% की गिरावट आ सकती है। ऐसे में जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, उनके प्राइवेटाइजेशन से आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा अर्थव्यवस्था सुधारने में, या फिर इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं अभी फिलहाल? क्योंकि जब मुसीबत का समय आया, जब परेशानी का समय आया, तो हमने देखा कि कैसे जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज थी, पब्लिक सेक्टर के जो फील्ड्स थे, सरकार के इन दी एंड वही सबसे ज्यादा काम में आए। और सरकार कह रही है कि हम पब्लिक सेक्टर की कंपनीज का निजीकरण कर देंगे, और या उनका विलय किया जाएगा। इस पर, इससे कैसे भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, या फिर इस कदम को आत्मनिर्भर भारत बनाने के दायरे में कैसे रखा जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था इस समय 20, 22, 30% से ज्यादा काम नहीं कर रही है। यानी कि इस समय हमारा रेट ऑफ ग्रोथ -60, -70% चल रहा है, और इससे हम निकलेंगे भी 2-3 साल में, क्योंकि इस समय डिमांड कम हो गई है, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया है, कंज्यूमर भी जो परेशान है, जो अमीर आदमी है उसकी भी वेल्थ कम हो गई है, उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्राइसेस गिर गए, रियल एस्टेट जो बिक नहीं रहा है। तो मेरा मानना है कि ये इस स्थिति से हम 2-3 साल तक नहीं निकलेंगे, पर अगर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हुआ तो 1 साल तो लग ही जाएगा कम से कम हमें वहां पहुंचने में, जो जनवरी 2020 में था। तो यानी कि इस साल हमारी रेट ऑफ ग्रोथ -37.5% होगी। -10% की तो बात भूल जाइए आप, -37.5% हमारी रेट ऑफ ग्रोथ। -10% तो तब होगी जबकि हम तुरंत दोबारा जो है एकदम से 2 महीने के अंदर हम जो निकलने लगेंगे इस क्राइसिस से, और फिर हम मतलब जो है 2-3% की रेट ऑफ ग्रोथ उस समय हो जाए, तब बड़ी मुश्किल से जाके -10% होगा। तो इसलिए अभी तो वो कोई जो दिख नहीं रहा है। दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था कह रही है कि हमें तो 1 साल 2 साल लगेगा उभरने में। तो भारत में भी ये समस्या है, और हमारे यहाँ तो ज्यादा समस्या है क्योंकि असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है, और असंगठित क्षेत्र में ही कोलैप्स है। तो असंगठित क्षेत्र को दोबारा रिवाइव करने की स्थिति में भी नहीं होगा बहुत जल्दी। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी तो कोई मतलब रिवाइवल का चांस है नहीं, और -35, -40% की रेट ऑफ ग्रोथ इस साल हमारी रहेगी अर्थव्यवस्था में। तो ये बहुत ही भारी संकट है। इसमें अभी आप प्राइवेटाइज कर दें, अभी आप पब्लिक सेक्टर को भी प्राइवेट हाथों में दे दें, तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो तब चलेगा जब उनका प्रॉफिट दिखेगा। अभी जब प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा है, और अगर जो कंपनियां ज्यादातर 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने बंद रही हैं, और अभी जब ऑपरेट भी कर रही है तो 10%, 20%, 30% कैपेसिटी में, तो उनका जबरदस्त लॉस निकलेगा इस साल। तो इसलिए उनकी स्थिति नहीं होगी कि वो और कंपनियां खरीदें। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन की बात थी कि इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज कर दें, पेट्रोलियम गुड्स की कंपनी को प्राइवेटाइज कर दें। अब पेट्रोलियम गुड्स के दाम इतने गिर गए हैं कि वहां सबको लॉस होगा, तो कौन इस समय जब पेट्रोलियम की कंपनी को खरीदेगा? या इंश्योरेंस है, बहुत बड़ा भारी इंश्योरेंस का इस समय बर्डन पड़ेगा हमारे अर्थव्यवस्था में, बिकॉज बहुत सारे बिजनेसेस फेल कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी भी कोई इस समय नहीं खरीदने सामने आने वाला है। तो जब बड़े बड़े जो स्कीम्स थे जो बजट में अनाउंस किए थे प्राइवेटाइजेशन का, 2.05 लाख करोड़ का, तो वो तो अभी फुलफिल नहीं होने वाला है। तो इसलिए इस समय हम सोचें कि हम और प्राइवेटाइज कर देंगे या और जो मर्जर कर देंगे। मर्जर में क्या है कि जैसे अभी 4 बैंकों का मर्जर किया गया, तो उसमें जो सारा जो बैंक है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसमें 1-2-3 साल लगते हैं मर्जर को जो करने में। जबकि अभी सारी हमारी अटेंशन होनी चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल सेक्टर कोलैप्स ना करे, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में जैसे आपने देखा कि जो बहुत सारे लोन है वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि जब कंपनियां फेल होंगी तो जो लोन उन्होंने लिया है वो वापस नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, तो वो जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर वो कोलैप्स करने लगेगा। तो फाइनेंशियल सेक्टर को तो इससे बचाने की जरूरत है। हम उसमें कहें कि अब हम विलय की बात सोचें या वहां पे मर्जर वगैरह हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो वो तो आगे की बात है। अभी तो हम अपने फाइनेंशियल सेक्टर को बचाएं, उसके लिए आरबीआई को कदम उठाने पड़ेंगे, सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, अपने बजट से बैंकों को पैसा देना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट बैंकों को मिलना था और जो इस समय जब वापस उनको नहीं आएगा, या लोन जो रिटर्न होना था जो नहीं आएगा, वो सरकार को देना पड़ेगा। तो अभी उसके लिए हम पैसा जुटाएं। तो ये जो मेरा मानना है इसी कि जो माइक्रो सेक्टर है
उसके लिए भी कम से कम 5-6 लाख करोड़ रुपए चाहिएगा। 18 लाख करोड़ रुपए तो गरीब आदमी के जो खाने पीने की व्यवस्था के लिए चाहिए, 5-6 लाख करोड़ रुपए हमारे माइक्रो सेक्टर के लिए चाहिए, और फिर बैंकों को, जिससे बैंक ना डूबे, फाइनेंशियल सेक्टर ना डूबे, उनके लिए और अतिरिक्त फंड चाहिए। तो इस समय तो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि बजट को रीड्रॉ करें, क्योंकि एक तरफ हमारा 20-22 लाख करोड़ का टैक्स कम आएगा, दूसरी तरफ हमारा 25 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। तो अभी तो प्राथमिकता होनी चाहिए, घर जल रहा है तो अभी नया बजट बनाएं, कितना हम रिसोर्स समझते हैं आएगा और कहाँ कहाँ खर्च करेंगे वो प्रायोरिटी करें। उसकी जगह हम ढेर सारी चीजें अनाउंस कर रहे हैं, पब्लिक कंफ्यूज है कि इसका क्या फायदा हो रहा है। तो अभी तो बड़े क्लियर थिंकिंग के साथ, बड़े फोकस के साथ हमें सर्वाइवल पैकेज देना है। ये कोई स्टिमुलस पैकेज या रिलीफ पैकेज ये सब नहीं, एक सर्वाइवल पैकेज जिसमें हमारा बिजनेस भी सर्वाइव करे, हमारे लोग भी सर्वाइव करें, लोगों को डीकंजेस्ट करने की जरूरत है, लोग जो पलायन कर रहे हैं उनको मदद करने की जरूरत है ना, और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दें। ये 4-5 चीजें कर दें, बाकी तो इस समय कोई हमारी प्रायोरिटी इस समय हो ही नहीं सकती है, उसके लिए ना रिसोर्स है ना वो होने वाला है। जी, यहाँ पे आपने कई अहम बातें कही। आपने कहा कि माइक्रो सेक्टर को कम से कम 5-6 लाख करोड़ की ज़रूरत है, और पहले भी आपने बोला था कि जो करीब 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ गए हैं, उनको करीब 18 लाख करोड़ उनके केवल खाने-पीने के इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। और आपने कहा कि यहाँ बैंकों के सर्वाइवल के लिए पैसा देने की ज़रूरत है। तो बैंकों के सर्वाइवल के लिए लगभग कितना पैसा देने की ज़रूरत होगी, और आरबीआई इसमें क्या कदम उठा सकता है? देखिए, वो अभी ऑलरेडी इन्होंने किया है कि एनपीए को रिकग्नाइज नहीं करेंगे। जब लोन वापस नहीं आएगा तो एनपीए उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा, जिससे बिजनेस फेल ना करे। और फिर जो बैंक है उसके जब बैलेंस शीट में वो नहीं आएगा, है ना, पर फिर भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा, पर बैंकों को तो इंटरेस्ट आगे देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये एक एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि बैंकों को कितना पैसा मतलब हो, कहाँ से वो आरबीआई से मिले या बजट से मिले, है ना। ये अभी अनुमान लगाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत क्राइसिस रहेगा। तो ये जो है इसका अनुमान अभी लगाना बाकी है कि कितना और पैसा वहां पे बैंकों में देना पड़ेगा। पर चलिए, बैंक तो क्या है कि ज्यादातर जो बड़े बड़े बैंक हैं इंडिया में वो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, तो वो उनको फेल नहीं होने के लिए सरकार उसमें कैपिटल डाल सकती है कुछ, है ना। तो वो कैपिटल, इक्विटी कैपिटल डाल सकती है। और ये एक मतलब जो कहा भी है कि जो बैंक्रप्सी कोड है उसमें कुछ बदलाव आएगा, जिससे कि वो बैंक्रप्सी अभी 1 साल के लिए पोस्टपोन हो जाएगी, है ना। पर वो ये सारी चीजों में क्लैरिटी अभी आने की जरूरत है। तो पर यह है कि मेरा कहना यह है कि फोकस इन चीजों पे होना चाहिए, और इन चीजों पे फोकस दिख नहीं रहा है, तो हम प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। और उस प्रायोरिटाइजेशन के लिए बजट बहुत जरूरी है। और बार बार फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि भाई जीएसटी कितना आ रहा है, रिसोर्स कितना लगेगा, कहाँ से पैसा रेज होगा, तो उन्होंने कहा हम बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे, और बाद में कुछ बताया नहीं। तो मुझे लगता है कि बिना बजट किए ये जो सारा जो स्कीम है ये सब गड़बड़ा जाएगा। जी, तो यहाँ पे आपने कहा कि एक तो बजट बनाना, बजट को रीड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा लगता है कि सरकार अपना फोकस खो रही है और बहुत सारे क्षेत्रों में हाथ फैला रही है, और इस समय जो सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए था, उन क्षेत्रों पर सही से उसके चक्कर में काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि क्षेत्र के लिए जो एलोकेशंस की गई हैं, या फिर कहा गया है कि जैसे बात की गई कि 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई, या फिर यहाँ पे बात की गई कि 2 लाख माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस के फायदे के लिए 10,000 करोड़ दिए जाएंगे। पीएम किसान के लिए बताया गया कि पिछले 2 माह में 18,000 करोड़ सीधे किसानों के खाते में दे दिया गया है। और ये कृषि क्षेत्र के लिए जो घोषणाएं की गई खास करके, इस पर आपका क्या कहना है? हमारी एग्रीकल्चरल ढांचे को कितना फिलहाल ये राहत या कहें कि ये पैकेज बचा सकता है? देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तो जरूरत है, और वो जरूरत बहुत पहले से थी, और इस पे कई बार अनाउंसमेंट हो चुके हैं, और वो बन नहीं रहा है। तो अभी भी अनाउंस कर दीजिए, वो बनेगा नहीं, और वो बनेगा भी तो कुछ समय लगाएगा। पर अभी लगभग समस्या 1 क्या है? लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, पर वो फंड तो की समय घोषणा लगेगा, की गई है है। ना। वो समय लगेगा, वो तो कोई तुरंत तो आएगा नहीं उसमें, है ना। और अभी क्योंकि पैसे की कमी होगी तो हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट हो भी नहीं। अनाउंस बहुत सारी चीजें कर दी गई है, पर वो पैसा कम हो जाएगा
तो होगा नहीं कुछ। तो मेरा इसकी मानना है कोई ये देखिए समय कि सीमा भी नहीं बताई गई कि कितने समय में ये खर्च होगा, कब तक, कितने साल में खर्च होगा, इस बारे में भी कुछ क्लियरिटी नहीं दी जी गई। हाँ, वो दे भी नहीं सकते क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम मतलब क्रेडिट देंगे, तो वो जब जब आएगा एंटरप्रेन्योर लेने के तभी आप देंगे उसको। और इस समय क्योंकि हम्म। लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो अभी को होने भी वाला नहीं है। पर कृषि की समस्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि कृषि में जो उत्पादन हुआ है वो बड़े लेवल पे वेस्ट हो रहा है, खासकर सब्जी और फल, क्योंकि वो शहरों तक नहीं आ पा रहा है। ट्रेड रुका हुआ है, ट्रांसपोर्ट रुका हुआ है। और जो इस समय खेती हुई भी है रबी की फसल, जिसमें बहुत बम्पर हार्वेस्ट हुआ है, तो गाँव में दाम गिर गए हैं, शहरों में दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि ये ट्रेड और ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इस समय हमारा फोकस होना चाहिए था कि मैसिव प्रोक्योरमेंट हो। जो भी किसान पैदा कर रहा है, सब्जी कर रहा है, फल कर रहा है, बाकी तिलहन कर रहा है, जो भी है, उसको लेके सरकार जो शहरों में सप्लाई करे। और सरकार के पास इस समय बहुत सारे 75 मिलियन टन के स्टॉक्स हैं फूड ग्रेन के। हम्म। तो बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारे पास खाना पीना है इस समय, जो हम अगले 6 महीने 8 महीने तक ये गरीबों को सप्लाई कर सकते हैं। पर ये स्कीम अभी सरकार नहीं ला रही कि हम एक्सटेंसिव प्रोक्योरमेंट करें और उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंसिव करें शहरों में या जहाँ पे भी शॉर्टफॉल है। तो सबसे पहली जरूरत तो वो थी, जिससे कि भुखमरी हम्म। ना हो जहाँ पे भी कमी है, और किसान को दाम पर्याप्त मिलता रहे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट को चेंज कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं कि जो और वो एपीएमसी को चेंज कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं कि जो हम मतलब वो एक क्रेडिट वो कॉन्ट्रैक्ट गारंटी है ना। अब ये सारी चीजें तो रिच फार्मर के लिए मुझे लगता है, ये गरीब जो किसान है उसके लिए नहीं है, या जो किसान जो है वो ट्रेडर के चंगुल से निकल आए उसके लिए नहीं है। ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे रिलायंस फ्रेश वगैरह हैं, उनको कैसे प्रोक्योरमेंट वगैरह हो जाए। तो ये मुझे लगता है कि कहीं कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ ये मूव है सारे। ये जो गरीब किसान है, जो मतलब इस समय तो जैसे निर्मला सीतारमन जी ने भी कहा कि 80% से ज्यादा जो किसान हैं वो तो 2 एकड़ से कम पे जो काम करते हैं, वो तो छोटे छोटे किसान हैं। उनकी क्या औकात है कि वो ट्रेडर से बार्गेन कर ले या वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले? वो तो जो उनको ट्रेडर जो पैसा देता है उसी को वो सप्लाई करते हैं। तो इसलिए अभी आप एपीएमसी बदल देंगे, आप ये कर देंगे, पर जो असली समस्या है वो तो वैसी की रहेगी। तो जो रिच जी। फार्मर है या जो जो अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जैसे कि ये अमेजोन वगैरह आ रहे हैं, जो ये फूड उसमें हम्म। आ रही हैं कंपनी में, ये मुझे लगता है कि सब उनके लिए हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो जी। जो एक्चुअल में जो परेशान है किसान, जिसको परेशानी है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। जी। आपसे सर अगला और आखिरी सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि आपने बात की यहाँ पे कि आपने कहा कि बहुत सारा फूड स्टॉक है जिसको रिलीज नहीं किया जा रहा है जहाँ पे जरूरत है। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 70,000 टन कहा जाता है कि भारत में है ग्रेन्स का स्टॉक, लेकिन वो रिलीज नहीं किया जा रहा है। क्या वजह इसकी हो सकती है कि क्यों लगता है बार बार इसकी मांग की जाती है? इसकी क्या वजह हो सकती है? एक ये है बात, और दूसरी बात ये कि साथ बार बार ये मांग की जा रही है बहुत सी पार्टीज की तरफ से भी और बहुत सी ट्रेड यूनियंस की तरफ से भी, और आर्थिक विशेषज्ञों ने भी सलाह दी है कि 7,500 रुपए आप जो सबसे गरीब है इस देश का उसके खाते में बिना किसी देरी के डाल दीजिए, ताकि इससे मांग भी रिवाइव होगी देश में। और जब मांग रिवाइव होगी, घरेलू मांग रिवाइव होगी, तो अर्थव्यवस्था भी पटरी पर धीरे धीरे आएगी। तो क्या वजह आपको लगती है कि क्या आपको लगता है हेजिटेशंस हैं, अगर हम सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि, या फिर समझ में कुछ भी आपको एक रीजन आता हो कि क्या वजह हो सकती हैं जो इन दोनों बातों पर सरकार से बार बार गुजारिश करने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है? देखिए, पहली बात ये कि 7 करोड़ टन का हमारे पास भंडार है, जबकि हमें चाहिए तो 2.5 करोड़ टन का ही भंडार। तो बहुत सारा हमारे पास एक्स्ट्रा इस समय भंडार है, और रवि की फसल बम्पर है तो और बढ़ जाएगा 5 करोड़ टन से। तो इसलिए ये हम अगले 1 साल तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सबको। तो मेरा मानना है कि क्योंकि सरकार की नीतियां कभी भी असंगठित क्षेत्र की तरफ नहीं होती हैं, उनका ध्यान सिर्फ संगठित क्षेत्र की तरफ होता है, तो इसलिए सरकार इस पे अमल भी नहीं कर रही। दूसरा ये कि अगर सरकार का अटेंशन चारों तरफ डाइवर्टेड रहेगा तो एक फोकस नहीं रहेगा। और अभी तो फोकस हमें चाहिए कि हम ये सर्वाइवल पैकेज को दे पाएं। सर्वाइवल पैकेज की सरकार बात ही नहीं कर रही है, अपना बजट में 18 लाख करोड़ रुपए अभी तक एलोकेट भी नहीं कर रही।
और अगर आप उनको जो खाने पीने की वस्तु फिजिकल फॉर्म में देंगे तो उतना कैश आपको कम ट्रांसफर करना पड़ेगा। और अभी तो ऑलरेडी जो भंडार हैं, तो अगर आपने ये सारे जो खाने पीने की वस्तुएं सबको दे दी तो आपको 7,000 रुपये नहीं तो आपको हो सकता है 3,000 रुपये ट्रांसफर करना पड़े। पर मेरा मानना है कि कैश ट्रांसफर करना भी कुछ ही तबके के लिए होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो वहां पे नहीं है जहाँ पे उनका खाता है, या वो जैसे रेडी पटरी वाले हैं, वो लोग मतलब बाहर सोते हैं, बाहर ही सब करते हैं, उनका खाता नहीं है। जो घुमंतु लोग हैं जैसे राजस्थान वगैरह में हैं, वो घूमते रहते हैं, उनके पास खाता नहीं है। तो इसलिए सिर्फ कैश ट्रांसफर से नहीं चलेगा, जहां कैश ट्रांसफर कर सकते हैं वहां करिए, लेकिन सबसे प्राथमिक होना चाहिए कि हम सबको खाने पीने की जगह वो जहां पे है उनको मुहैया कराएं। ये सबसे पहली प्राथमिकता, यानी कि हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एकदम से स्ट्रेंथन करना। तो प्रोक्योरमेंट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मेरा मानना है कि इसको छोड़ के बाकी सारे जो डिपार्टमेंट हैं, जो कोई पब्लिक सेक्टर का है, कोई कोई है, सबको इस काम में लगा देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा काम है कि जब तक सब लोग इसमें नहीं लगेंगे तब तक होगा नहीं। जो हमारा जो मैकेनिज्म अभी तक था वो इतना करप्शन में था या इतना छोटा है कि वहां पे गड़बड़ी होती रहती है, वो इतना डील नहीं कर सकता। तो अभी तो एक वॉर फुटिंग पे हमें सारे जो अपने तंत्र को इसमें लगा देना चाहिए, जिससे कि भुखमरी ना हो। अगर भुखमरी ऐसे चलती रही तो समाज टूट जाएगा। तो अभी तो हमें अपने समाज को बचाना है, तभी इसको सर्वाइवल पैकेज बोलता हूँ कि सर्वाइवल पैकेज की जरूरत है। तो इसलिए अभी जो भी ये है एक्सटेंडेड प्रोक्योरमेंट, एक्सटेंडेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को सुचारू रूप से हम चलाएं। और इसके पीछे सारा का सारा तंत्र, जैसे कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट में लगा दें जो माइग्रेंट हैं, और बाकी को जो हम जो गाँव से जो सामान उठा के और शहरों में बांटने का लगा दें। आर्मी की ट्रक्स हैं, पुलिस की ट्रक्स हैं, उनको लगा दें हम, और वो शहरों में बांटे जहां जहां जरूरत है, तब जाके सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। और नहीं तो क्या है कि हम हवा में बात करते रहेंगे, हम मतलब ये इसरो की बात करेंगे कि हम स्पेस में ये कर लेंगे, हम जो एटॉमिक एनर्जी की बात करेंगे। अभी इस समय इन सब की जो बात करना अभी कोई लेजिटिमेट नहीं है, क्योंकि ये कोविड से परेशान नहीं है ये सेक्टर, इनमें कुछ अभी होना जाना भी नहीं है। हम वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और रिपेयर की बात कर रहे हैं, जबकि एयरलाइंस चल ही नहीं रही हैं। अभी हम एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं, जबकि इस समय तो अगर आप देखेंगे अगले 2-3 साल तो ट्रैफिक मेरे ख्याल में जितना था उसका 20-30% भी नहीं निकलेगा, लोग अभी निकलेंगे ही नहीं। तो अभी हम मतलब वो एयरपोर्ट एक्सपेंशन और जो उनको प्राइवेटाइजेशन और ये सब, तो यानी कि आज जो समस्या है उसको हम पहले हल करें, और फिर हम बाद में सोचें कि भाई मीडियम टर्म में क्या करना है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है ना। और जैसे आपने सही कहा कि अगर पब्लिक सेक्टर पे हम इतने निर्भर हैं, और इस समय बात हो रही है दुनिया भर के सारे देशों में कि हमें आत्मनिर्भरता की तरफ जाना है। सब लोग कह रहे हैं कि सप्लाई चेन को शॉर्टन करना है, कि चाइना पे इतना डिपेंड नहीं करना है या इम्पोर्ट पे इतना डिपेंड नहीं करना है। तो अगर वो होना है तो हमें फिर अपना पब्लिक सेक्टर को और भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जिससे कि पब्लिक सेक्टर जो है आत्मनिर्भरता की तरफ जो जाता है तो उसको और बढ़ाए। तो हमारी प्रायोरिटीज कहीं कहीं ना बड़ी मतलब गड़बड़ प्रायोरिटीज हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। जी सर, यहाँ पे बात हो रही थी, हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनको एक बार फिर से बता दें कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये जो सरकार ने कहा कि हम अर्थव्यवस्था के रिवाइवल के लिए, लोगों की मदद के लिए एक बड़ा राहत पैकेज दे रहे हैं, और बड़े कई किश्तों में, लगभग 5 किश्तों में इसका अनाउंसमेंट्स हुआ। और अधिकतर इसके बारे में कहा गया कि इनमें से अधिकतर अनाउंसमेंट्स, लेकिन जो बजट की अनाउंसमेंट थी उन्हीं को दोबारा से कहा गया, और नई घोषणाएं या कहेंगे कि अधिक उससे बहुत सरकार ने हटकर घोषणाएं उससे नहीं की। सर, यहाँ पे आपका एक क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मुझे तो यही लगता है कि गरीब जो है उसको कैसे बचाया जाए, तभी समाज बचेगा। और आने वाले समय में हमको दोबारा सोचना पड़ेगा कि हमारा डेवलपमेंट का मॉडल कहाँ खो गया, कहाँ बिगड़ गया, और जिसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया है पिछले 40-50 साल में। और टॉप डाउन अप्रोच से हमने काम किया है, अब समय आ गया है कि हम बॉटम अप अप्रोच में काम करें। लेकिन सरकार का अभी भी टॉप डाउन अप्रोच का ही नजरिया सामने नजर आता है। जी सर, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना समय देने के लिए, एशियावेल हिंदी के साथ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे धन्यवाद। साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत में हमारे साथ बने रहने के लिए। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये जो आंकड़ों का जो
एक माइन्यूट डिसेक्शन इसको बोलेंगे कि जो अलग अलग सेक्टर्स के लिए खास तौर से जो दिया गया, कहा गया कि मनरेगा के लिए जो एलोकेशंस हुए या हेल्थ सेक्टर के लिए एलोकेशंस हुए या कृषि क्षेत्र के लिए जो एलोकेशंस हुए, उस पर इस चर्चा में खास तौर से बातचीत हुई और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बातचीत के पहुंचने की जरूरत है ताकि शायद सरकार तक की आवाज पहुंच सके कि सरकार जो अपना फोकस खो रही है, वो फोकस इस समय जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो कैसे सही किया जा सकता है। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। देश और दुनिया की बातचीत के लिए बने रहिए एशिया वर्ल्ड हिंदी के साथ। नमस्कार।